नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं के लिए इकट्ठा एक रामबाण है। खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या रिव्यू ऑफिसर या पीसीएस, इसके लिए करीब करीब 25 से 30 इवन 35% तक जो प्रश्न है वो इस सीरीज से आ जाएंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था, पिछली वीडियो से इस वीडियो में कुछ गैप हुआ है। अब यहां से जिस सीरीज की मैं बात कर रहा था कि 10,000 जो क्वेश्चन होंगे, इन सीरीज को अगर आपने अच्छे से कर लिया है ना, इस सीरीज को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कहीं भी आपको मतलब कोई बुक लेनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के नाम पे, या कहीं भी ऐसे चीजों के लिए नीड नहीं रहेगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करें। प्रीवियस ईयर तो 1990 से होता है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में किन प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है वो पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैंने आपके सामने रख दिया। कुछ भी इसमें मिलावटी नहीं है। ऐसी चीजें जो कि आयोग की आंसर की, आयोग के प्रश्न, दैट्स ऑल। यही हमें टू द पॉइंट चीजें लेके चलनी है। कोई रिपीटिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो क्वेश्चन आपको खुद आइडिया लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप बीओ की परीक्षा देने जाएंगे तो 120 प्रश्न में करीब करीब 100 से 105 प्रश्न जीएस के होंगे, जिसमें से करीब 35 से 40 प्रश्न सिर्फ इस पीडीएफ से मैं आपको दिखा दूंगा। करीब करीब ये 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन इस पीडीएफ में, 250 पेजों की पीडीएफ में, और इसको हम लोग यहाँ डिस्कशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा और यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक है। इसके साथ अगर आप करंट अफेयर करते हैं तो ये लगा लीजिए 40 से 45% पेपर आपका हो गया। और यकीन मानिए 60% के आसपास पे हमेशा सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2022 से हम लोग लेंगे, 23 वाले को मैं अलग से ऐड किया, वो अलग से मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का शिलालेख, कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण मतलब समन्वय मतलब टॉलरेंस की बात करता है। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में जो बड़े बड़े रूलर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रशासन के, अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को उकेरा है जगहों पे। अलग अलग प्रकार से स्तंभ पे उनके लेख मिल जाएंगे, पत्थरों पे लिखे हुए उकेरे हुए लेख मिल जाएंगे, या उनकी आर्ट से कुछ पता लग जाएगा। इसी प्रकार जो अशोक के बारे में अगर कहा जाए तो सम्राट अशोक ने के बहुत 14 रॉक एडिक्ट्स बहुत फेमस थे। शिलालेख, पत्थरों के ऊपर उकेरे गए, पूरा जो इंसिडेंट्स को उकेरा गया है, बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी आपको आना चाहिए कि कितने शिलालेख उनके रॉक एडिक्ट हैं। 14। अब 1 से लेके 14 सबका ना इंडेक्स अलग है, सबका डिस्क्रिप्शन अलग है कि किस लेख में क्या बोला गया है, किस शिलालेख में क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया कि किस शिलालेख में बोला गया है कि धार्मिक टॉलरेंस की बात कह रहे हैं सम्राट अशोक, उनके प्रशासन में धार्मिक टॉलरेंस को महत्व दिया जा रहा है, उसकी बात हो रही है। किसका है आंसर? है ये 12वें शिलालेख में। जो सम्राट अशोक का 12वां शिलालेख है, 12th रॉक एडिक्ट है, उसमें ही ये जिक्र देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ लिखा हुआ द्वितीय शिलालेख, तो इसमें क्या था? इसमें मनुष्य और पशुओं की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर बात की गई है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना आवश्यक है। ठीक है, ह्यूमंस का और जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर बात करते हैं। फिर अगर हम 11वें शिलालेख के ऊपर बात करें तो 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट, तो 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख बहुत फेमस, परीक्षाओं में मेरे ख्याल से 13वां शिलालेख सबसे ज्यादा पूछा गया है। कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन पूरा आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक, कलिंग वॉर, जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें किस प्रकार से इस युद्ध में जान माल की हानि को देख के सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और वो धम्म के मार्ग पे चल पड़े थे। 11वां शिलालेख इसमें बताता है कि धम्म जो है वो कितना पवित्र है, कितना उसके धम्म की जो शिक्षा है वो कितनी महान है। ठीक है, तो अब इन चारों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 14 रॉक एडिक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन से आपके अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं। करने का तरीका देखिए सो कैसा है। अगर आपको नहीं पता है इनमें से जो चीज, एक कॉपी बनाइए, उस पर डाल दीजिए कि इस चैनल का ये सीरीज के क्वेश्चंस हैं, उसमें फिर पॉइंट्स लिखते जाइए, उससे वो पॉइंट्स जो आपको नहीं आते हैं, दैट्स ऑल। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए यूपी से रिलेटेड था, ये यूपी स्पेशल होके आ गया और कितना माइन्यूट हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में है, ये आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसको नहीं अटेम्प्ट करें पेपर में, है ना। पहला क्वेश्चन जो था ये आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन लगभग लोग ठीक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में से कौन सा वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन आ गया है, ये आपको पढ़ना पड़ता है जो स्टेट स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है वहाँ से। अभी तो यूपीपीसीएस के लिए पेपर 5 पेपर 6 आप लोग देख ही रहे होंगे, वहाँ पे आप अगर उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको आएंगी। अब ऑप्शन है कतरनिया घाट, किशनपुर, रायपुर, चंबल। देखो चंबल जो है मध्य प्रदेश में है, ये तो सेंचुरी। रायपुर में और भी बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किशनपुर जो है वो दुधवा के पास है, ठीक है, दुधवा जो अभ्यारण्य है ना उसके उसके पास में ये किशनपुर। तो ये तो 1972 के आसपास हुआ था। कतरनिया घाट जो है ये 1975 में हुआ, और ये कहाँ पे है, बहराइच में। तराई के इलाके हैं ये, ठीक है, तराई का इलाका है, उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी इलाका है ना वहां से। तो कतरनिया घाट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कितना बढ़िया है, और एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। अब आपको, ये तो पिछला करंट अफेयर है, हमको इससे प्रेरित कैसे होना है। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये प्योर करंट अफेयर और इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने करंट अफेयर किया होगा तो। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसमें रैंकिंग आई थी उस समय एग्जाम से जस्ट पहले, कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है आईटी के क्षेत्र में। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट ही आती है, ओवरऑल भी आती है, फील्ड स्पेसिफिक भी आती है। तो सर्विसेज सेक्टर में, आईटी सेक्टर के लिए खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एक्सेंचर है, अभी भी है, आईबीएम भी ऊपर नीचे करती रहती है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस है, ठीक है, करीब 6 लाख वर्कफोर्स की ताकत है उसकी, 6 लाख लोग उसके एम्प्लॉई हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन थे कि एक्सेंचर सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की मूल्यवान, और टीसीएस भारत की सर्विसेज सेक्टर में दूसरे नंबर पे पायदान पर है ना। अब इसमें से कौन सी बातें करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट थी। तो इस तरह के डेटा आपको रखने जरूरी है, खासतौर से ऐसे सेक्टर से जो कि इंडियन डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद होता है ना। यहां से आपको क्वेश्चन देखने होंगे। अब देखिए, जब आरआईएल के ऊपर क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है ये, है ना। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में कौन आ रहा है ना। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज कौन कौन सी लिस्ट में आ रही है, पीएसयूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, एसबीआई के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एलआईसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन क्या आया है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो हमारे सोलर सिस्टम में एनर्जी का सोर्स कौन है, सूर्य है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी और विंड एनर्जी। बोल रहा है इनमें से किस एनर्जी का रोल, किस एनर्जी की जनरेशन में सूर्य का रोल नहीं है। सूर्य का रोल नहीं है। देखिए सूर्य जो हमारे पूरे उसका पावर सिस्टम तो है, मतलब सूर्य से एनर्जी हमको मिलती है विभिन्न विभिन्न प्रकारों से। जियोथर्मल एनर्जी में सूर्य का रोल है, बायोगैस में डेफिनेटली सूर्य का रोल है, पूरी साइकिल ही है, विंड एनर्जी में भी है। एक न्यूक्लियर एनर्जी है जिसमें सन का रोल नहीं है, रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशंस का रोल है। वो जो पर्टिकुलर मेटल है उससे निकलने वाले रेडिएशन से वो जब हम चैनलाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर रिएक्शन कराते हैं उनको, तो ये एनर्जी जनरेट होती है, खासतौर से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। वैसे क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी आ सकता है कि नाभिकीय संलयन मतलब सूर्य के अंदर जो गर्मी आ रही है वो किस रिएक्शन क्या होता है वहां पे। तो आपको पता होगा वहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं आपस में और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो ऊर्जा मिलती है वही सूर्य की रोशनी या सूर्य की धूप या सूर्य की गर्मी के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है वो, जो हाइड्रोजन बम है वो उसी के प्रिंसिपल में बनता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन आप देखते हैं नाभिकीय संयंत्रों में, जो परमाणु बम या बिजली बनाने का काम या जो एनर्जी जनरेट करने का काम आते हैं, वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय विखंडन, जहाँ एक बड़ा रेडियोधर्मी पदार्थ 2 छोटे पदार्थों में टूटता है, तत्वों में, कंपाउंड्स में, ठीक है, एलिमेंट्स सॉरी। जैसे कि अब यूरेनियम बहुत फेमस आप लोगों ने देखा होगा, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, है ना। तो यूरेनियम जो है बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, फिर उसमें से खूब एनर्जी रिलीज होती है ना, न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब, ये चेन रिएक्शन है। उसको जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम देख सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के पोर्शन में वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। बी है 1986 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, खूब बार रिपीट हुआ है। इसी में 3-4 चीजें, एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में है वो। फिर 1972 में एक वाइल्ड लाइफ
प्रिवेंशन एक्ट भी है, वो भी ध्यान देना जरूरी है। फिर ऐसी एक बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंशन एक्ट भी है, वो बताना कब है। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर हो गया बच्चे 1986। इसमें पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जाए इसके ऊपर कानून बने हुए हैं। 1972 वाले में वन्य जीव का कैसे संरक्षण किया जाए उस पर कानून बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो एक करंट का क्वेश्चन आ गया। देखो 1 महीने पहले क्वेश्चन आया था, वो 1 महीने पहले का कोपनहेगन में पुरुषों की बटरफ्लाई इवेंट हुआ था, इसमें सज्जन प्रकाश जी आंसर थे करेक्ट। तो इस तरह के करंट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। नेक्स्ट, अब देखो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है, यूपी बजट के ऊपर से। लगातार यूपी के ऊपर ना बजट से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ किस स्कीम में कितना एलोकेट किया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, और कि बजट में किस सेक्शन में क्या किया गया है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ क्या है, बजट, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ बजट का आकार इतना है जी, और बोल रहे हैं इस बार बजट में 10,000 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए अलॉट किए गए हैं। तो आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट नई स्कीम्स पढ़नी होती हैं, बड़ी बड़ी जो लैंडमार्क फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट की वो पढ़नी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें स्टेट कितना दे रहा है वो पढ़नी होती हैं। तो देखो ये दोनों बातें वैसे करेक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर चीज़ें सही होती हैं दोनों, खास तौर से। ठीक, इसका 1 हो जाएगा आंसर। अब अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए इसमें से कौन सा गलत है, सबसे डेंजरस होता है ये, सॉरी ये इसमें कौन सा सही है। ये तो खैर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया, कौन सा गलत है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं और वहाँ कौन सी फसलें होती हैं। उत्तर प्रदेश का कि जूट लिखा हुआ है, जूट उस इलाके में होता है जो खास तौर से ज्वारीय क्षेत्र होते हैं। जो दुनिया भर में जूट का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है सुंदरवन, है ना। भारत में सबसे ज्यादा जो जूट होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और दुनिया में सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश में। तो उत्तर प्रदेश में तो जी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक होता है, उत्तर प्रदेश में कभी कभी राइस में भी उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश में दूध सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में अंडे सर्वाधिक हैं, है ना। गन्ने में उत्तर प्रदेश रैंक 1 है। असम में गेहूं, जी नहीं, गेहूं तो उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में चाय, जी नहीं, गुजरात में तो कपास फेमस है, नकदी फसलों की बात हो रही है यहाँ पे तो। अगर और केरल में रबड़, जी ये बात तो सही है, केरल में रबड़ होता है, रबड़ के ट्रीज होते हैं, और ये रोपण कृषि है एक प्रकार की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, कर लीजिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। बीओ में जो करा रहा हूँ इसे बाहर आने वाला है नहीं। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो पिछली बार की हमारी सीरीज देख लीजिएगा, करीब 120 लेक्चर थे और जबरदस्त फायदा हुआ था उससे। ये इसका पहला लेक्चर है, आपको निश्चित रूप से चीज़ें आगे बढ़ने की ओर लगेंगी। लेकिन हाँ, बहुत डल, बहुत बोरिंग और बहुत टू द पॉइंट चीज़ें होंगी यहाँ पे, ज़्यादा फालतू की डिस्कशंस नहीं होंगे। जल्दी हम लोग लाइव में भी रहेंगे, अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, और इनको बस करते जाइएगा आप ईमानदारी से। कोई समस्या हो 7678668827 पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेरी के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में पहले जरूर जुड़ जाइए, चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है स्टैंडर्ड, उसमें जरूर जुड़िए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर होती है। नेक्स्ट, अब देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है ये। डीडीटी के ऊपर आ गया है क्वेश्चन। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन है बेसिकली, पूरा नाम इथेन है ना। डीडीटी बोलते हैं इसको। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, 2 बेंजीन बना दो, 2 बेंजीन बन गए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। फिर यहाँ पे आई गेस मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं पा रहा, यहाँ 3 सीएल के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं आ पा रहा डीडीटी का। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? ये होता है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशकों के लिए बहुत ज़्यादा समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। 1874 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था, 150 साल हो गए इसको, और बड़े पैमाने पर इसका खेतों में जो कीटनाशकों को, खरपतवारों को ख़त्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, इसमें से क्या आंसर होगा जी? ये इंसेक्टिसाइड है, इसका आंसर होगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक, है ना, क्योंकि ये केमिकल है एक प्रकार का जो, और इसका फिर डिस्करेज किया जाता है इसको यूज़ करने के लिए, है ना। ऐसी चीज़ों का यूज़ करने की ज़्यादा वकालत की जा रही है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक, चलिए,
10th क्वेश्चन की अगर हम चलें, 10th क्वेश्चन की ओर चले तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया में आप अगर देखेंगे तो जो समाज सुधार या समाज सुधारकों वाला जो पोर्शन है, रिनेंसा, भारत में जो एक प्रकार से हम बोलें कि रिनेंसा का जो पीरियड था, उसमें, एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट। हाँ, अगर हम देखें भारत में पुनर्जागरण होता है राजा राम मोहन राय के पीरियड से। उन्होंने काफ़ी, ये वो पीरियड था जब भारत में जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई, उसके ऊपर बड़े पैमाने पे कार्य हुए। इसमें ब्रिटिश सरकार का भी कुछ समय तक सौहार्दपूर्ण सपोर्ट रहा था। तो उसमें कुछ मैच द कॉलम करने की चीज़ें हैं कि कौन सी बड़ी लैंडमार्क चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन किससे रिलेटेड है। अब देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो नारीवादी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बात हो रखी है। कन्या, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। सेक्रेटरी की बात करिए, कौन? विडो री मैरिज एसोसिएशन के सेक्रेटरी। बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किसने प्रारंभ किया? संस्कृत में कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो देखो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इजीली गलत हो सकता है, बिकॉज हम जब विडो री मैरिज की बात करते हैं तो हमें ईश्वरचंद विद्यासागर सीधे सीधे दिखते हैं, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में चेंजेस हैं, ध्यान देना है। पहले देखें, कन्या, कलकत्ता में कन्या या गर्ल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा, देखो, JED बेथुन ने। ठीक है, इसको ध्यान देना है। सचिव कौन थे विडो री मैरिज एक्ट के, विडो री मैरिज एसोसिएशन के? देखिए, इससे कई लोग जुड़े थे। इसको फंड किया था MG राणे, महादेव गोविंद रानाडे ने जी। फिर विष्णु पंडित जी ने, देखो, इसको फंड किया था महादेव गोविंद रानाडे ने, इसको फाउंड किया था विष्णु पंडित जी ने। लेकिन इसके जो सचिव थे ना, इसके सचिव आपके उस समय थे DK कर्वे, बहुत फेमस समाजशास्त्री थे। अब अगर सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें भारतीय समाजवाद शास्त्रियों में इनका नाम आता है। ठीक। बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था BM मालबारी ने। और संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य थे ईश्वरचंद विद्यासागर, जो कि विधवा पुनर्विवाह के ऊपर बहुत बड़े अग्रणी प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस धर्म समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, अर्बन? मतलब भारत में बहुत सारे धर्म हैं, 6 से अधिक धर्म हैं, लगभग 6 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जॉरस्ट्रियन, बौद्ध, पारसी, है ना। तो सबसे ज्यादा वो धार्मिक लोग, किस धर्म के लोग जो अर्बन है, अर्बन पॉपुलेशन सर्वाधिक है उनकी? देखिए, वही होगा जिसकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। तो जैनिज्म और ईसाई, तो जैन और ईसाई जो है सबसे कम संख्या इनकी, और मेनली ये लोग शहरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म, ये मोस्ट अर्बनाइज्ड जो हमारी रिलीजियस कॉम है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा देखो, ये तगड़ा क्वेश्चन आया ज्योग्राफी से। इसमें छोटी छोटी माउंटेन्स दे रखी हैं और स्टेट्स दे रखे हैं, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, ये हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना होगा हमको, इसको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। बटेश्वर की पहाड़ियाँ, देखिए, बटेश्वर नाम से एक जगह तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कन्नौज के पास बटेश्वर का मेला भी लगता है। लेकिन बटेश्वर जो पहाड़ी है, ये बच्चे है कहाँ पे? भागलपुर में है। ये कहाँ है? भागलपुर। तो भागलपुर कहाँ है बच्चे? बिहार में। तो बटेश्वर की पहाड़ी हो गई बिहार, ये हो गया बिहार। उसके बाद बेल्लारी, वही बेल्लारी जो है, बेल्लारी ब्रदर्स, रेड्डी ब्रदर्स, वही कर्नाटका, माइनिंग, ये हो गया कर्नाटका। चीन श्रृंखला, ये बेसिकली मणिपुर है। मणिपुर इसमें बहुत न्यूज़ में है, मणिपुर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, जो भी सरकारें आएंगे, जो भी एग्जाम आएंगे उसमें। इसमें मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में बहुत ही ज़्यादा खूनी संघर्ष हो रहा है। तो चीन श्रृंखला हो गई मणिपुर। घोशी की पहाड़ियाँ हो गई बच्चा हरियाणा। घोशी की पहाड़ियाँ हैं ये आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेसिकली लगता है ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर का इलाका है। ये थोड़ा सा सूखा इलाका भी कंसीडर होता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में निर्धनता के निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान है क्या? मतलब जो UNDP जो पॉवर्टी की डेफिनेशन डिफाइन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है वो? एक तो इकोनॉमिक, मतलब कि आर्थिक निर्धनता, और मानव निर्धनता, ह्यूमन, मतलब कि जो उनका जो पूरा विकास नहीं हो पा रहा, पैसे के अलावा भी जो उनकी गरीबी है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या उनको जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन सबको मिला के, इन दोनों को मिला के वो यूज़ होती हैं। तो जो UNDP की जो पॉवर्टी की डेफिनेशन बनती है, इन दोनों को मिला के बनती है। तो आंसर होगा C। ठीक है, C ऑप्शन। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, ये हमें गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपनी है PSU, उसकी लोकेशन की बात हो रही है।
ये सारी एल्युमिनियम से रिलेटेड कंपनियां हैं, इनकी लोकेशन की बात हो रही है, कौन सा इसमें से गलत है। मैं इसमें से गलत वाला आपको बता दूंगा, आपको ये बताना होगा ये एक्चुअली में कहाँ है। जो बाल्को है ये तो कोरबा में है, करेक्ट है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड की उड़ीसा में है। मद्रास चेन्नई में, जी नहीं, ये गलत है। और नालको रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश में है। अब ये बताना है आपको कि मालको कहाँ है। इसको बेसिकली बाद में वेदांता ग्रुप जो बहुत बड़ा है ना, अनिल अग्रवाल जी का, उन्होंने इसका काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी भी हुई है। तो मुझे आप बताएंगे कि ये कहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड के, अब ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आया था। यूनाइटेड किंगडम में वो इस्तीफा देना पड़ा था ना उनके प्रधानमंत्री को, जो ऋषि सुनक से पहले थे, क्या नाम था उनका, जो बड़े बड़े बाल वाले, हाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा था ना कि उन्होंने कोविड के दौरान उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे, उसके ऊपर देखो क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ऐसे बड़े देश जहाँ कोई परिवर्तन हो जाए सत्ता में, तो वो हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये बड़ा देश है, बड़ा मतलब महत्वपूर्ण देश है, G7 का सदस्य देश मिलेगा आपको ये। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, आज हम ये 15 ही तक क्वेश्चन करते हैं, 16वें क्वेश्चन से लेकर हम आगे की ओर चलेंगे। वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है, काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर बना था। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 16 से लेके 30-31 तक चलने की कोशिश करेंगे, फिर हम लाइव में स्पीड बढ़ाएंगे, तो हम 35 से 30 क्वेश्चन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो कई बार हम लोग देख नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसे और चीज़ें करनी है, और फटाफट हम लोग आगे की ओर मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, BO RO आएगा इस साल, सिंपल, दैट्स ऑल। बाय बाय, थैंक यू।